नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। बहुत स्वागत है आप सभी का। 8 फरवरी यह तारीख दिल्ली वाले भी याद रखेंगे और पूरे देश की नजर भी इस तारीख पर होगी। साथ साथ पूरी दुनिया की पैनी निगाह भी 8 फरवरी पर ही होगी। 2025 का पहला चुनाव होने जा रहा है और आज ऐलाने जंग हो गया। दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, बीजेपी के कुछ नेताओं ने अपना सर्वे रिलीज कर दिया और बड़ी सावधानी से सुनने पर आपको एक नंबर बार बार सुनाई देगा। वो नंबर है 52 सीटों का। बीजेपी का सांसद, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के बूथ वर्कर्स से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता तक सारे साफ साफ कहते सुनाई दिए कि बीजेपी इस बार दिल्ली में 52 सीटें जीतेगी। अब सवाल कि ये 52 सीटों का नंबर कहां से आ गया? क्या बीजेपी ने दिल्ली जीतने का कोई फॉर्मूला बना लिया है? क्या दिल्ली में इस वक्त मोदी की लहर चल रही है या अभी भी केजरीवाल का ही माहौल है? क्या मोदी की पिछली रैली के बाद दिल्ली की हवा बदल गई? बीजेपी 8 फरवरी का कैलेंडर दिखाने के लिए 250 दिन पहले क्यों जाना चाहती है? ठीक 250 दिन पहले मोदी ने क्या फॉर्मूला बनाया था? उसी सीक्रेट फॉर्मूले को इस रिपोर्ट में आपके सामने रख रहे हैं। नरेंद्र मोदी का दिल्ली जीतने वाला फॉर्मूला क्या है? क्या यह फॉर्मूला इतना सिंपल है? दिल्ली के डी डे की तारीख आ गई है। 5 फरवरी को वोटिंग, 8 फरवरी को काउंटिंग। 33 दिन बाद अगर मोदी को दिल्ली जीतना है तो उन्हें 4 जून 2024 को रिपीट करना ही होगा। 792 घंटों बाद अगर नरेंद्र मोदी को दिल्ली जीतना है तो मोदी को बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म करना पड़ेगा जैसा उन्होंने 25 मई 2024 को दिल्ली में परफॉर्म किया था। आखिरकार दिल्ली का ऐसा कौन सा आंकड़ा है, दिल्ली का ऐसा कौन सा डेटा है जिसे मेंटेन करके मोदी दिल्ली जीत सकते हैं? मोदी के पास अब की बार ऐसा कौन सा सीक्रेट फॉर्मूला है जिसके दम पर 2013 के बाद पहली बार बीजेपी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में पीछे छोड़ सकती है? आज हम एक एक करके इन सारे सवालों का जवाब आपको देंगे और इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ फैक्ट्स दिखाते हैं। 2025 के चुनाव में दिल्ली में टोटल वोटर्स की संख्या है 1,55,00,000। इनमें से 43,49,000 पुरुष वोटर्स हैं, 71,74,000 महिला वोटर्स हैं, 20 से 29 साल के 25,89,000 वोटर्स हैं और 2,08,000 फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल वोटर्स की संख्या थी 1,46,92,136। यानी पिछले चुनाव की तुलना में अब की बार दिल्ली में 8,07,864 वोटर्स का एडिशन हुआ है। 5 फरवरी 2025 को जब दिल्ली में वोट पड़ेंगे तो ये 8 लाख एक्स्ट्रा वोटर्स किसे वोट करेंगे? एक 1,55,00,000 वोटर्स में से नरेंद्र मोदी को कितने वोट मिलेंगे? यह समझने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मोदी को मिले टोटल वोट्स का आंकड़ा आपको देखना होगा। चौबीस के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स थे 1,52,14,638। इनमें से 89,38,049 ने वोट किया, जिसमें से बीजेपी को मिले 48,44,180 वोट। आम आदमी पार्टी को मिले कुल 21,54,000 वोट, जबकि कांग्रेस के खाते में गए 16,85,494 वोट। यानी दिल्ली में 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को आम आदमी पार्टी पर 26,90,179 वोट्स की बढ़त हासिल थी, जबकि कांग्रेस पर बीजेपी को 31,58,686 वोट्स की बढ़त हासिल थी। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि 5 फरवरी 2025 को मोदी को दिल्ली में सिर्फ इतना करना है
कि 25 मई 2024 को जिन वोटर्स ने दिल्ली में बीजेपी को वोट दिया था, जिन वोटर्स ने बीजेपी को दिल्ली की 7 सीटें जिताई थी, उन वोटर्स को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने पास बुला लेना है, अपने पाले में कर लेना है। और अगर मोदी ऐसा करने में कामयाब हो गए तो 8 फरवरी 2025 को दिल्ली में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। यह कैसे मुमकिन हो सकता है, अब इसे भी आंकड़ों से ही समझिए। 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 54% वोट शेयर हासिल करके 7 सीटें जीत गई थी। आम आदमी पार्टी सिर्फ 24% वोट हासिल कर पाई थी। कांग्रेस सिर्फ 18% वोट शेयर तक पहुंच पाई थी। इतना ही नहीं, दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में इन 70 में से 52 असेंबली सेगमेंट्स में बीजेपी आगे थी। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 10 और कांग्रेस ने सिर्फ 8 असेंबली सेगमेंट्स में बढ़त हासिल की थी। इन आंकड़ों से क्लियर है कि जब 5 फरवरी को दिल्ली में वोट पड़ेंगे तो मोदी को सिर्फ अपना लोकसभा वाला वोट परसेंटेज मेंटेन करना है। भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में मोदी जी पर विश्वास करते हुए कि अब दिल्ली का विकास होगा, दिल्ली के दिल में मोदी जी हैं, 47 से लेकर 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में आएंगी। ये आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 17 में सहप्रभारी था, तब मैंने कहा था, और आज मैं आपके नेशनल लीडिंग चैनल है आपका, आपके चैनल पर बोल रहा हूं जी मैं। ये काम अब जनता तक पहुंच गए हैं कि मोदी जी ही करते हैं और मोदी जी की गाइडलाइंस में जहां जहां राज्य सरकारें चल रही हैं भारत के अंदर, दिल्ली की, वहां भाजपा की, वहां हर जगह तीसरी बार, दूसरी बार, चौथी बार बीजेपी जीत कर आ रही है, क्योंकि सबका मार्गदर्शन मोदी जी का होता है। तो दिल्ली में भी अब मोदी जी के मार्गदर्शन से सरकार चलेगी और दिल्ली का विकास होगा और आपदा से मुक्ति मिलेगी। ये लोग पहचान गए हैं। अब लोकसभा चुनाव वाली दिल्ली की 52 असेंबली सेगमेंट्स में लीड को मेंटेन करना है और अगर नरेंद्र मोदी ऐसा करने में कामयाब हो गए तो 8 फरवरी को दिल्ली का नतीजा कुछ इस तरह का दिख सकता है। 70 विधानसभा वाले दिल्ली चुनाव में बीजेपी अगर 52 पर पहुंचती है तो सरकार बना सकती है, क्योंकि तब वो बहुमत से बहुत आगे होगी। मगर क्या 8 फरवरी को सच में यही रिजल्ट दिखाई देगा, या 2020 और 2015 की तरह दिल्ली में एक बार फिर कोई बड़ा उलटफेर नहीं होगा? देखिए, इस तारीख का इंतजार दिल्ली की जनता लगातार कर रही थी और 5 तारीख दिल्ली में बदलाव की तारीख है। दिल्ली के 1 करोड़ 55 लाख से ज्यादा मतदाता उस दिन दिल्ली का भविष्य निर्धारित करेंगे। जिन लोगों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, उस आपदा को दिल्ली से भगाने का काम 5 फरवरी को होगा और 8 तारीख को दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनेगी। दिल्ली बेसब्री से इंतजार कर रही है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट सरकार दिल्ली से जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल दिल्ली में खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है। दिल्ली से भगाएंगे केजरीवाल, ये उसका मुख्य एम हमारी तरफ से है। दिल्ली में अब भाग रहे हैं केजरीवाल, ये ऐसा जो दिल्ली की जनता है उनके मन में इस प्रकार के सॉन्ग अपने आप ही आ रहे हैं। जिस प्रकार से दिल्ली 10 साल में बेहाल हुई है, दिल्ली का हाल आपने खराब कर दिया। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा से दिल्ली को एक गौरवपूर्ण राजधानी बनाएगी और दिल्ली का गौरव जो 10 साल के अंदर लगभग दिल्ली 20-25 साल पीछे चली गई है, एक डबल इंजन की सरकार बनाकर मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का विकास एक शानदार राजधानी की तरह से होगा। यह समझने के लिए आपको दिल्ली में केजरीवाल के असर और देश में मोदी की लहर को समझना होगा, क्योंकि जब बात मोदी की होती है, मोदी के चेहरे पर वोट देने की होती है, उस वक्त तो दिल्ली में बीजेपी का वोट बढ़ जाता है, लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव में वही वोट घट जाता है। इसे भी उदाहरण से समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली में बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी। उस वक्त बीजेपी का वोट शेयर 56% था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 65 असेंबली सेगमेंट्स में आगे थी, लेकिन अगले साल यानी 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 38.51% पर पहुंच गया। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 53.57% हो गया। यानी तब बीजेपी को दिल्ली में लोकसभा चुनाव के नतीजों का फायदा नहीं हुआ।
इसी तरह 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में ईस्ट दिल्ली की 6 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। नई दिल्ली की 6 में से 6 सीटें आपके खाते में गई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 3, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 7, साउथ दिल्ली में 5, वेस्ट दिल्ली में 7 की 7 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। इससे यह चीज शीशे की तरह साफ हो जाती है कि अगर मोदी खुद चुनाव लड़ते हैं तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों पर सबसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव में पीछे हो जाते हैं। मगर इस बार सीन बिल्कुल अलग है। इस बार नरेंद्र मोदी दिल्ली में बहुत बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। 8 फरवरी को अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। अगले महीने हमारी सरकार बन रही है, अच्छे बहुमत से बन रही है। यहाँ का जो चुनाव है, लोग मुझे कह रहे हैं कि इस बार तो हम ही लड़ेंगे, आपको नहीं लड़ना है। इस बार तो लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की नई दिल्ली की जनता जिनको धोखा मिला है, यहाँ पे उनके बच्चों को बेरोजगारी मिली है, उनके झुग्गी वालों को आज तक कोई मकान नहीं मिला है, उनको गंदा पानी मिला है, तो लोग कह रहे हैं इस बार का इलेक्शन तो वही लड़ेंगे। तो मैं सारे दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, एक अच्छी सरकार बनाइए। एक जो है हमारे बीच में ऐसी सरकार हो जो किसी से झगड़ा ना करे, केवल काम करे, विकास करे, मोदी जी के विजन को दिल्ली में लेकर आए। एक ऐसी सरकार बनाए। तो सभी को अपने दोस्त मित्रों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में वोट करने जाना चाहिए। अब की बार दिल्ली में बीजेपी की टक्कर उस आम आदमी पार्टी से है जो 2013 में 49 दिन सरकार में रही। इसके बाद 2015 में बड़े मार्जिन से जीत कर लौटी। 2020 में भी बड़े मैंडेट के साथ जीत कर लौटी। 8 फरवरी 2025 के लिए भी आम आदमी पार्टी जीत का दावा कर रही है, फुल कॉन्फिडेंस में दिख रही है। इस बार भी दिल्ली की जनता चौथी बार अरविंद केजरीवाल को प्रचंड बहुमत से जिताएगी। और चुनाव के लिए तो हम लोग पहले से ही चुनाव मैदान में, हमारा एक एक कार्यकर्ता लंबे समय से चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। 5 फरवरी को दिल्ली के लोगों को अपना वोट देना है। तो मैं समझता हूं कि अब दिल्ली के लोगों को तय करना है कि बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री और 2100 रुपए महिला सम्मान राशि और संजीवनी जैसी योजना घोषित करने वाले और इन मुद्दों पे काम करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को चुनना है, या महिलाओं को गाली गलौज करने वाले रमेश बिधूड़ी और उनकी पार्टी को चुनना है। ऐसे में सवाल है कि क्या मोदी के पास दिल्ली के लिए कोई स्पेशल प्लान है? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इस बार 2015 जैसा हाल नहीं है, 2020 जैसा हाल नहीं है। इस बार मोदी जीत की लहर पर सवार है। 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीते, महाराष्ट्र में जीते और अब दिल्ली को भी नरेंद्र मोदी हरियाणा, महाराष्ट्र की राह पर ले जाने वाले हैं। 24 के लोकसभा चुनाव के बाद देश में मोदी के फेवर में एक ऐसी लहर सी उठी है। 4 जून के बाद जब मोदी 240 पर आ गए तो कहा गया हरियाणा में बीजेपी का कुछ नहीं होगा, महाराष्ट्र में कुछ नहीं होगा। हुआ ठीक उल्टा। दोनों ही राज्यों में मोदी लहर अपने पीक पर पहुंच गई। 2019 में हरियाणा में 40 सीटें जीतने वाली बीजेपी को वोटर्स ने 2024 में 8 सीटें एक्स्ट्रा दे दी, मोदी की टैली 48 तक पहुंचा दी। इसी तरह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2019 में 105 सीटें जीती थी। 24 में वोटर्स ने मोदी की टैली में और इजाफा कर दिया, 27 सीटें एक्स्ट्रा ऐड कर दी, मोदी की टैली 132 तक पहुंचा दी। 2019 में जब मोदी ने 303 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, उस वक्त भी 303 वाली लहर हरियाणा आते आते कमजोर पड़ गई थी, महाराष्ट्र में भी स्लो हो गई थी। मगर 2024 में उन दोनों ही राज्यों के वोटर्स ने कोर्स करेक्शन कर लिया, क्लियर मैंडेट देकर साफ साफ कह दिया कि अब मोदी को वीक नहीं होने देना है। दिल्ली की जनता तैयार बैठी है आपदा से मुक्ति के लिए, और निश्चित रूप से ये लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र के अंदर चुनाव, मतदान एक सबसे बड़ा अधिकार है और पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हम सबको वो अधिकार दिया है। दिल्ली की जनता उसका प्रयोग करेगी और दिल्ली को आपदा से मुक्ति मिलेगी, दिल्ली को
वेट है, दिल्ली इंतजार कर रही है, दिल्ली को समझ आ गया है कि ना कांग्रेस ना आपदा दिल्ली को अगर बचा सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली को कुछ संवार सकता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली को आगे ला सकता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली को गैस चैम्बर से मुक्ति को दिला सकता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी इसलिए निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली जिसका इंतजार कर रही थी वो घड़ी आ गई है। अब 5 फरवरी चुनाव का दिन है। दिल्ली को मिलेगा डबल इंजन का सरकार। दिल्ली के विकास की बढ़ेगी रफ्तार और जनहित की सारी योजनाओं का एक और भी ऊर्जामय तरीके से शुरुआत होगी। और मैं दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति से प्रार्थना करता हूं, 5 फरवरी को अपना मत दीजिए और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके दिल्ली को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाने का मौका दीजिए भाजपा। 24 के लोकसभा चुनाव के बाद हुए 2 विधानसभा चुनाव में मिडिल क्लास वोटर से लेकर लोअर मिडिल क्लास वोटर्स तक हर कोई मोदी के पीछे आकर खड़ा हो गया और ये मूवमेंट दिल्ली में भी बरकरार रहेगा। 24 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजे इंडिकेशन है तो समझ लीजिए कि अब की बार दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही वोट पड़ेगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। आपदा ने दिल्ली को ग्रस्त कर रखा है, जिसने यहां पर केवल सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली वासियों की तरफ किसी भी प्रकार को दायित्व को नहीं उठा है। अब मैं अनुरोध करूंगी दिल्ली की जनता से, खास करके दिल्ली के यूथ से, कि भारी नंबर्स में आकर मतदान केंद्र तक जरूर जाएं, मतदान करें। भाजपा की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी लेकर आए। डबल इंजन की सरकार का जलवा जब दिल्ली में भी होगा तो हमारी राजधानी भी विकसित राजधानी बनेगी और प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। 8 तारीख यह भी तय है कि अब अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली से प्रस्थान होगा। दिल्ली अब दोबारा से खुशहाल बनेगी, दिल्ली स्वच्छ होगी, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार जाएगी और भाजपा की सरकार आएगी। डबल इंजन की सरकार बनेगी, दिल्ली के अंदर नल से जल आएगा गटर के पानी की जगह, दिल्ली में नई सड़कें बनेगी, कूड़े के ढेर जो बन चुकी दिल्ली है वो दोबारा से स्वच्छ होगी। गंदी सांस लेने की जो बीमारी पड़ चुकी है, अरविंद केजरीवाल खुद खांसी लेके आए थे, सारी दिल्ली को बीमार कर दिया। ये प्रदूषण भगाया जाएगा, आम आदमी पार्टी के साथ ही प्रदूषण दिल्ली से छोड़कर चले जाएगा। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल जी 8 तारीख को जाएंगे, तभी दिल्ली खुशहाल होगी। दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है, मोदी जी की डबल इंजन की सरकार बनानी है, अरविंद केजरीवाल जी को भगाना है, कमल खिलाना है, भाजपा की सरकार लानी है और दिल्ली को खुशहाल बनाना है। एक फैक्टर और है जिसका सीधा फायदा दिल्ली में मोदी की पार्टी को मिल सकता है और वो फैक्टर है इंडी अलायंस में पार्टनर रही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हो रही उठापटक। कल तक जो केजरीवाल मोदी को हराने के लिए राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाए बैठे थे, अब वही केजरीवाल, वही कांग्रेस पार्टी दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ 2-2 हाथ कर रही है। कांग्रेस तो अपनी जीत का क्लेम तक करने लगी है। देखिए, सबसे पहले मैं दिल्ली के 1,55,00,000 मतदाता जो वोट करेंगे 5 फरवरी को और 8 को दिल्ली अपना फैसला सुना देगी, मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। दिल्ली के लोगों को कहूंगी, आपका इंतजार खत्म हो रहा है। आपकी परेशानियां, आप जिस भी जहरीली हवाओं में, जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी से आपको कांग्रेस मुक्ति दिलाने जा रही है। कांग्रेस खुल्लम खुल्ला केजरीवाल के लिए ऐसे ऐसे पोस्टर बनाकर वायरल करा रही है, केजरीवाल पर तरह तरह के टैग चिपका रही है। दिल्ली में कांग्रेस 4% वाली पार्टी है। अगर अब की बार कांग्रेस का वोट 4% भी बढ़ेगा तो इसका सीधा फायदा दिल्ली में बीजेपी को होगा। और यह कैसे होगा, इसे भी कुछ फैक्ट से समझिए। 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव की तुलना में 2020 के एमसीडी इलेक्शन में कांग्रेस को 11% और 2022 के एमसीडी इलेक्शन में कांग्रेस को 8% वोट का फायदा हुआ। इसी दौरान आम आदमी पार्टी को एमसीडी में 28% और 22% वोटों का नुकसान हुआ।
2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव की तुलना में 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 13 और 15% वोटों का गेन हुआ, जबकि आम आदमी पार्टी को इस दौरान 36% और 30% वोट शेयर का नुकसान हुआ। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? और भारतीय जनता पार्टी, उसके पूरे कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार हैं चुनाव में, और दिल्ली की जनता भी मन बना चुकी है। सही कहा अरविंद केजरीवाल जी ने, जिनको मैं कपटीवाल भी बुलाता हूँ, क्योंकि कपट उनके मुंह से टपकता है। ये चुनाव गाली गलौज या काम की राजनीति के बीच में होगा, क्योंकि गाली उनको पड़ेगी जिन्होंने काम नहीं किया। उनको गाली जरूर पड़ेगी, जनता गाली देगी। जिन्होंने 10 साल से यमुना साफ करने का वादा करके यमुना को साफ नहीं किया और प्रदूषित कर दिया, जिन्होंने दिल्ली को दम घोट दिया, गाली उनको पड़ेगी। जिन्होंने पानी के टैंकर्स को, सप्लाई माफिया को पानी बेची, गालियां उनको पड़ेंगी। जिन्होंने दारू घोटाला किया, शराब की दुकानें खुलवाई, गालियां उनको पड़ेंगी। जिन्होंने दवाई या जांच के नाम पे घोटाला किया, गालियां उनको पड़ेंगी। जिनके मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते घूमते हैं, गालियां उनको पड़ेंगी। ये चुनाव बिल्कुल काम की राजनीति और गालियों पे ही होगा। दिल्ली में कांग्रेस और आप का एक दूसरे के खिलाफ लड़ना बीजेपी के लिए गुड न्यूज है। ये बात भले ही केजरीवाल या राहुल नहीं समझ रहे हो, इंडी के उनके पार्टनर्स जरूर समझ रहे हैं। तारीख तो जाहिर होगी, उससे पहले अखाड़ा चल रहा है। अखाड़े में सब पहलवान एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी जो है, कल तक लोकसभा में हम एक साथ लड़े हैं दिल्ली में, और अच्छे लड़े। सीट नहीं जीत पाए लेकिन अच्छे लड़े। लेकिन विधानसभा में जो माहौल बना है, तो लगता है कि हम दोनों मिलकर क्या भारतीय जनता पार्टी को मदद करने जा रहे हैं। हमारी इस देश में और दिल्ली में हमारी लड़ाई होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, आप और कांग्रेस से नहीं। लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी हमारी और आम आदमी पार्टी में जो झगड़ा चल रहा है, इस लेवल पे चल रहा है, वो देश की जनता देख रही है। और जब हम अगले लोकसभा में एक साथ जाएंगे लड़ने, तो सवाल पूछेगी ये हमारे बर्ताव के बारे में। केजरीवाल जी को जो मुख्यमंत्री रहे 10 साल, लोगों ने चुन कर दिया है भारी बहुमत से। आप उनको देशद्रोही क्या उसका टैग लगाना चाहते हो? क्या होता है देशद्रोह? अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को ऊपर वो टैग लगाते हैं, तो हम सब खड़े हो जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी अपने साथियों को इस प्रकार से अगर देशद्रोह का टैग लगाकर चुनाव प्रचार में जाती है, तो ये ठीक नहीं लगता। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले एक दूसरे के खिलाफ लड़ने में बिजी हैं, और इधर मोदी ने 5 फरवरी और 8 फरवरी का फॉर्मूला रेडी कर लिया है। मोदी को बस इतना करना है कि जिन वोटर्स ने 24 के लोकसभा चुनाव के वक्त दिल्ली में बीजेपी का बटन दबाया था, उन्हें अपने पास वापस बुला लेना है। 2024 में दिल्ली के जिन 52 असेंबली सेगमेंट्स में मोदी ने लीड ले रखी थी, उन 52 सेगमेंट्स को वैसे ही मेंटेन रखना है। अगर मोदी ऐसा करने में कामयाब हो गए, तो दिल्ली में बीजेपी की जीत पक्की है। जो फीडबैक दिल्ली के लोगों से हमें मिल रहा है, लोगों का कहना है कि इस बार दिल्ली में परिवर्तन होगा, और दिल्ली में 25 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली को ठीक करने के लिए, दिल्ली को खुशहाल बनाने के लिए, दिल्ली को देश की सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने 3 जनवरी और 5 जनवरी को 2 विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। अपार भीड़ जुटी और लोग जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे थे, मुझे लगता है कि इस बार 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीतेगी। लोकसभा के हाल ही में चुनाव हुए, लगभग 55% वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिला, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर लड़ रहे थे। इस बार दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक शानदार जीत इस चुनाव में होगी, ऐसा मैं मानता हूं। भारत में सुबह करीब 6:30 बजे का वक्त था जब अचानक कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। थोड़ी देर के बाद खबर आई कि भूकंप का केंद्र उस तिब्बत में है जिस पर चीन कब्जा करके बैठा है। अब यह भूकंप इतना बड़ा था कि चीन और भारत के अलावा नेपाल तक महसूस हुआ। दुनिया में चीन को लेकर हमेशा सस्पेंस रहता है, आज भी है।
कल पहले फिर से एक रहस्यमयी वायरस की खबर आई थी, आज भूकंप की खबर आ गई। चीन ऐसी क्या खुरपेच कर रहा है कि पूरी दुनिया की हार्ट बीट बढ़ी रहती है। भूकंप भले ही एक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन चीन के केस में ऐसा नहीं है। चीन ऐसे कई काम कर रहा है जिससे धरती हिल रही है। कहीं आज का यह भूकंप किसी बड़ी तबाही का ट्रेलर तो नहीं है। सड़क बीच से टूट गई। 1000 से ज्यादा घर टूटकर बर्बाद हो गए। लोग अभी भी मलबे में फंसे हैं। सब कुछ लगता है कि जैसे मलबे का ढेर बन गया। तिब्बत में बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक भूकंप आया है। लेकिन सवाल है कि यह भूकंप क्यों आया? क्या चीन ने प्रकृति से कोई छेड़छाड़ की जिसकी वजह से तिब्बत में भूकंप आया? तिब्बत में आए भूकंप से कितना नुकसान हुआ? क्या चीन कुछ छुपा रहा है? प्रकृति के खिलाफ की जा रही चीन की गतिविधियां हिमालय के लिए कितना खतरा है? तिब्बत में आया भूकंप कहीं आने वाली बड़ी तबाही का ट्रेलर तो नहीं है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इनका हम आपको विस्तार से जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि ये भूकंप एग्जैक्टली कहां आया और इससे कितनी तबाही मची है। भूकंप का केंद्र चीन और नेपाल बॉर्डर के पास माउंट एवरेस्ट के 75 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में था। तिब्बत की राजधानी लासा से 380 किलोमीटर दूर इस इलाके का दूसरा बड़ा शहर है शिगास्ते। यहां से 23 किलोमीटर दूर इस भूकंप का एपिसेंटर था। कहा जा रहा है कि जहां भूकंप आया वहां 5 किलोमीटर के दायरे में बहुत कम लोग रहते थे, लेकिन आसपास करीब 80,000 लोगों की आबादी रहती थी। 7.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर अंदर था, लेकिन भूकंप 230 किलोमीटर दूर नेपाल के काठमांडू तक महसूस किया गया। इसके अलावा भारत के पूर्वोत्तर और बिहार झारखंड तक इसके झटके महसूस किए गए। देखिए कितनी बर्बादी हुई है। जहां भूकंप का केंद्र था वहां तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ भी साबुत नहीं बचा है। घरों और बाकी इमारतों की बात तो छोड़ ही दीजिए, सड़कें तक दोफाड़ हो गई हैं। पूरा का पूरा इलाका बर्बाद हो गया है। सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ है। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं, सड़क पर ही रह रहे हैं। राहत और बचाव का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 1000 से ज्यादा घर इस इलाके में बर्बाद हो चुके हैं। मलबे से लोगों के मिलने का सिलसिला चल रहा है। इस वीडियो में भी लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है मलबे से खोजकर। तस्वीरें बता रही हैं कि यह कितना खतरनाक भूकंप था। वो तो ये कोई शहरी इलाका नहीं था, नहीं तो तस्वीर कुछ और ही होती। ये तो तिब्बत का एक छोटा सा इलाका था जहां भूकंप आया। लोग भी बहुत कम रहते थे, लेकिन उनके घरों का हाल बता रहा है कि तबाही बहुत ज्यादा थी। ऐसा लगता है कि इस छोटे से इलाके में कोई भी घर अब साबुत नहीं बचा है। जो कुछ था वो सब बर्बाद हो गया है। तिब्बत पर चीन पहले ही कब्जा कर चुका है। हालांकि वो इस इलाके को एक स्वायत्त क्षेत्र बताता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसीलिए जैसे ही भूकंप की खबर मिली, चीन ने तुरंत राहत कर्मियों को रवाना कर दिया। बताया जा रहा है कि चीन ने 1500 फायर और बचाव कर्मियों को लगाया हुआ है। इसके अलावा चीन ने भूकंप प्रभावित इलाकों में बचाव के लिए सेना भी तैनात कर दी है। चीन की तरफ से तुरंत अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड को रवाना किया गया। ये उसी वक्त की तस्वीरें बताई जा रही हैं जब चीनी पीएलए तिब्बत के शिगास्ते जा रही है। यही नहीं, पीएलए की तरफ से प्रभावित इलाकों में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है।
चीन तिब्बत को शिजांग ऑटोनोमस रीजन कहता है। चीनी एयरफोर्स भी तुरंत डिजास्टर मैनेजमेंट में लगी हुई है। प्रभावित इलाकों में मेडिकल प्लेन और हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं। पहला लक्ष्य यही है कि इन टूटे हुए घरों के नीचे से सबसे पहले जिंदा लोगों को बाहर निकालना, क्योंकि भूकंप आए हुए कई घंटे बीत चुके हैं। मलबे में अगर कोई बचा होगा तो वो अभी जिंदा होगा, इसीलिए सबसे पहले बचाव की प्राथमिकता यही है। और इसमें इन बचाव दलों को सफलता भी मिल रही है, जैसे कि इस वीडियो में मलबे के अंदर दबे एक शख्स को जिंदा बाहर निकाला गया है। भूकंप की तीव्रता और बर्बादी दिखाने वाला एक और वीडियो आया है। यह कोई शॉपिंग मार्केट है और उसी के सीसीटीवी में यह वीडियो रिकॉर्ड हुआ। जैसे ही भूकंप आया तो रैक्स में रखा हुआ सामान बिखरकर फर्श पर गिरने लगा और यह देखकर वहां मौजूद कर्मचारी भाग गए। अगर यह भूकंप चीन के किसी बड़े शहर में आया होता तो मंजर बहुत खतरनाक होता। इस वीडियो में देखिए, पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए दिख रहे हैं। देखिए कैसे भूकंप से बर्बादी हुई है। घर पूरी तरह से टूटे हुए दिख रहे हैं। मलबे के नीचे कारें दबी हुई हैं। इसी मलबे में दबकर कई लोगों की मौत हुई है। 错果箱，然后在错果箱后对道路进行了一个较小的疏通，然后在错果箱的一个吉定村，在12点40分对一名被困人员进行了一个救援，然后目前我们正在对灾区的现场进行一个大面积的勘察和评估。下一步我们的工作重点是前往各个村，因为这次受灾面积是比较广的，前往各个村，了解这个咱们的受灾情况，以及一个哪里需要一个被困人员，对我们后续的大部队进行提供一个救援的一个前期的咱们这个。 भूकंप के झटके करीब 230 किलोमीटर दूर नेपाल में भी महसूस किए गए। ये वीडियो नेपाल का बताया जा रहा है। सामान्य सा ट्रैफिक चल रहा है, तभी जैसे ही भूकंप आया तुरंत जमीन हिलने लगी। लोग सड़कों पर आ गए। सड़कों पर खड़े स्ट्रक्चर टूट गए, गाड़ियां टूट गई। जो जहां था वहीं पर रुक गया। कई सेकंड्स तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का आना एक प्राकृतिक घटना हो सकती है, लेकिन यह भी सच है कि अगर प्रकृति से ज्यादा छेड़छाड़ की जाए तो भी भूकंप आते हैं। और इस केस में यही माना जा रहा है कि चीन की प्राकृतिक छेड़छाड़ की वजह से ही यह भूकंप आया हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भूकंप के 3 घंटे के अंदर करीब 50 आफ्टर शॉक महसूस किए गए। पिछले 100 सालों में इस इलाके में कम से कम 6 मैग्नीट्यूड वाले 10 बड़े भूकंप महसूस किए गए हैं। इस बार भी भूकंप का केंद्र माउंट एवरेस्ट के 75 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में बताया गया। और एवरेस्ट में भूकंप आना कोई नई बात नहीं है। अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है कि इस ताजा भूकंप से माउंट एवरेस्ट पर कितना नुकसान हुआ है, लेकिन जब एवरेस्ट पर भूकंप आता है तो क्या होता है वो दिखाने के लिए ये करीब 10 साल पुराना वीडियो है, अप्रैल 2015 का। एवरेस्ट पर तब आए भूकंप में 18 पर्वतारोहियों की मौत हो गई थी। और ये सब कुछ प्रकृति से छेड़छाड़ का ही नतीजा है। चीन पर लगातार ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि वो प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है। और चीन ने तिब्बत के इलाके में तो प्राकृतिक संसाधनों का जमकर दोहन किया है। वैज्ञानिक बताते हैं कि हिमालय अभी अपना विस्तार कर रहा है और इसी प्रक्रिया में तिब्बत और उसके आसपास के क्षेत्र भी हैं। ऐसे में अगर पहाड़ों के प्राकृतिक विस्तार को मानवीय तरीकों से रोका जाता है तो फिर एक बड़ी प्राकृतिक आपदा का कारण बनता है। चीन इन इलाकों में विकास का ढोल पीटने के लिए अक्सर ऐसे ही प्रकृति विरोधी काम कर रहा है, जिसका नुकसान प्राकृतिक आपदाओं से होता है। तिब्बत के जिस शिगात्से इलाके में भूकंप आया है, वहां बहुत पास में चीन दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। चीन ने 25 दिसंबर को तिब्बत की यारलुंग तांगपो नदी पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध के निर्माण को मंजूरी दी है। यारलुंग तांगपो नदी को भारत में
ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। यह बांध सालाना 300 बिलियन किलोवाट बिजली पैदा करेगा, जो 30 करोड़ से अधिक लोगों को बिजली देने के लिए पर्याप्त होगा। बांध को बनाने में 13.7 अरब अमेरिकी डॉलर्स का खर्च आएगा। चीन अपने इन डैम से पहले से ही पृथ्वी को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। अभी भी दुनिया में सबसे बड़ा बांध चीन का ही है। इसका नाम है 3 जॉर्जेस डैम, जो सेंट्रल चाइना के हुबेई प्रोविंस में है। यह चीन की यांगत्से नदी पर बना है, जो इस वक्त 22,500 मेगावाट बिजली पैदा करता है। बिजली का यह उत्पादन दुनिया के कई देशों के बिजली उत्पादन से भी ज्यादा है, लेकिन अब चीन तिब्बत में इससे भी बड़ा बांध बना रहा है। लेकिन चीन के इस सबसे बड़े 3 जॉर्जेस बांध को लेकर नासा ने एक स्टडी की है, जिसके मुताबिक यह बांध पृथ्वी के घूमने की रफ्तार को कम कर रहा है। यह सुनने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन यह सच है। यह बांध हर दिन 0.06 माइक्रोसेकंड से पृथ्वी की रफ्तार को कम कर रहा है, क्योंकि यह बांध 40 अरब क्यूबिक मीटर पानी रोकता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर ज्यादा जोर पड़ रहा है और उसकी स्पीड कम हो रही है। अगर पानी बह रहा होता तो उसका भार भी धरती की सतह पर उसी हिसाब से बंट गया होता, लेकिन एक ही जगह पर इतना ज्यादा पानी रुकने से पृथ्वी की रफ्तार रुक रही है। और अब चीन ऐसा ही एक डैम प्राकृतिक तौर पर सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जाने वाले हिमालय के पास तिब्बत में बना रहा है। यह बांध तिब्बत के मेडोक काउंटी में हिमालय के उस बिंदु पर आएगा जहां नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए यू टर्न लेती है। जहां बांध बनाने का प्लान है वो भारत के साथ विवादित सीमा से बहुत दूर नहीं है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा बांध बताया जा रहा है। अगर किसी वजह से ये डैम टूटता है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत में ही होगा। इसीलिए इस डैम के खिलाफ भारत अपनी आपत्ति जाहिर कर चुका है, लेकिन चीन कहां किसी की सुनता है। इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि जो कुछ आज तिब्बत में हुआ, कहीं वो तबाही का ट्रेलर तो नहीं है। तिब्बत और हिमालयी क्षेत्र भूगर्भीय रूप से सक्रिय है, क्योंकि यह इलाका अभी भी भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के टकराव से बन रहा है। इस टकराव के चलते हिमालय हर साल बढ़ रहा है। ऐसे क्षेत्रों में भारी डैम का निर्माण करना भूस्खलन और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की आशंकाओं को बढ़ा देता है।